हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक नए लेक्चर में। बहुत समय बाद वापस से मैं आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। एक आपका जैसा कि दिख रहा है आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, कोलिजन थ्योरी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। देन इसके बाद आपकी मोलिकुलैरिटी की बात आती है। फिर आपका लास्ट एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टॉपिक बचे, देन आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। सो हम इसमें अभी जो पढ़ेंगे, पहली चीज़, और माफ़ी चाहूँगा जो इतने समय से मैं लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पेपर मेरे भी जून जुलाई में लगे हुए हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा मैं अपने प्रिपरेशन के चक्कर में यहाँ पे नहीं डाल पा रहा था, बट आज मैं थोड़ा समय मिला मुझे, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब आपने अभी हेडिंग देखी कि क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंस जो है रिएक्शन रेट की टेम्परेचर पे, वो कैसे होती है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आएगा आपके रिएक्शन रेट पे, हम उसको देखेंगे। तो जैसे कि आपको पहले भी पता है, आपने पिछली क्लास में 11th में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे वो भी क्या होती है, चेंज होती है। या मैं कह सकता हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप इंक्रीज करोगे इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज होगा। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं एक तरह से ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड करती है उस पर, है ना, टेम्परेचर पे। इसलिए बहुत सी केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रेट इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हो। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे आपकी जो केमिकल रिएक्शन की रेट होगी वो भी इंक्रीज करती है। रेट जो होती है वो यूजुअली आपकी क्या हो जाती है, डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाती है हर 10 डिग्री राइज करने पर। कहने का मतलब क्या है, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा चार्जिंग लगाना पड़ेगा शायद से, इसलिए इसकी स्क्रीन थोड़ा सा डाउन हो गई। 1 मिनट दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि जो रेट होता है यूजुअली आपका क्या होता है, डबल या ट्रिपल होता है हर 10 डिग्री राइज करेंगे आप जब टेम्परेचर में। तो अब ये क्या मतलब है, हर 10 डिग्री राइज करेंगे तो आपका जो रेट होगा वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ एक लाइन मैंने समझाई है, बस आप वो दिमाग में रखिए कि मैंने क्या बोला है, कि आपका 10 डिग्री जैसे टेम्परेचर आप राइज करोगे तो रेट जो होगी वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। बस एक बेसिक चीज़ ये आप समझ के रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत कुछ नहीं दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप IIT नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेनली आपको क्या याद रखना होता है, आपकी फॉर्मूले, जो भी इक्वेशंस बन रही है वो, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। थ्योरी में क्योंकि इससे ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, KT + 10 डिग्री अपॉन KT। KT यहाँ पे क्या होता है, अब KT जो होता है वो रेट कॉन्स्टेंट होता है आपका रिएक्शन का T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्या है। ये वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया कि हर 10 डिग्री पर क्या होता है, आपका रेट में चेंज देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। 10 डिग्री वहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनिशियल है आपका, और देन उसमें 10 डिग्री का हमने जब टेम्परेचर राइज किया तब रेट में क्या चेंज देखने को मिला, उसी का जब हम रेशियो ले लेते हैं तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। क्या बोला मैंने, एक आपका रेट कांस्टेंट है, कुछ टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो आपने लिया होगा वो, और 10 डिग्री जब उसमें हमने क्या किया हो, राइज किया हो, ठीक है, तब जो हमें रेट आपको देखने को मिली होगी, उनका जब हम रेशियो ले लेंगे तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट और कुछ नहीं है, क्या चीज़ है कि आपका जो रेट कांस्टेंट का रेशियो है जो 10 डिग्री सेल्सियस से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, वही आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। यूजुअली जो आप यहाँ पे हम 10 डिग्री सेल्सियस का जो गैप लेते हैं वो यूजुअली किस में मेजर्ड होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पर और 25 डिग्री सेल्सियस। आपको दिख भी रहा है यहाँ से 25 में 35 में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस का ही है। और मोस्ट रिएक्शंस के लिए इनकी जो वैल्यू आती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, वो मोस्ट केसेस में क्या होती है, मोस्ट होमोजेनियस रिएक्शंस में 2 से 3 के बीच में लाई करती है। कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, मैं कह सकता हूँ, जैसे आप अगर N2O5 का देखेंगे, ठीक है। अगर आपको फैन का थोड़ा साउंड आ रहा हो तो उसको इग्नोर करिएगा, ग्रीसिंग नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा सा खर 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 कर आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं ऑफ करूँगा तो, क्योंकि आप जान रहे हो गर्मियों का मौसम है, मैं हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसको। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक एक्सेप्शन भी आता है, जैसे कि आपकी एक रिएक्शन होती है N2O5 की, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ अप्रॉक्स 3.8 आती है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। बाकी होमोजेनियस रिएक्शंस में जैसे मैं लेता हूँ 2HI, ठीक है। 2HI आपका क्या होता है, H2 + I2 मिल करके ही आपका ट्वाइस का HI बनाता है। वहाँ पे जो वैल्यू आती है उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की, वो 1.7 आती है, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे दिखते हैं अभी तो मैं बताऊंगा। बाकी आपकी थ्योरी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट का बस यही था, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी पे। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है,
तो देखिए वर्ड से पता चल रहा है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब कि आपके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी अगर मैं एकदम छोटे में शॉर्ट में समझाऊं तो कुछ नहीं होता है, रिएक्ट जैसे मैंने बना के रखा हुआ है इसीलिए मैं शॉर्ट में बनाता हूँ चीज़ें कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाए, थ्योरी शॉर्ट में समझ में आ जाए, बाकी क्वेश्चंस को तो आपको प्रैक्टिस पे आते हैं, है ना। थ्योरी ज़्यादा नहीं समझ में आती चीज़ें, केमिस्ट्री में बच्चों को थ्योरी बहुत दिक्कत देती है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो थ्योरी सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। तो उसी को मैं शॉर्ट में बनाता हूँ जिससे बच्चों को सिर्फ 2 से 3 पॉइंट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, उनका कोलिजन होना जरूरी है, मस्ट कोलाइड, मतलब वो कोलाइड होने चाहिए। फिर उसमें कोलिजन में भी 2 तरह का कोलिजन देखने को मिलता है, एक होता है इनइफेक्टिव, एक होता है इफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या होता है, इनइफेक्टिव क्या होता है, देखिए बात ये होती है कि जब आप के मॉलिक्यूल जो भी आपने लिया है कंपाउंड, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जब कोलाइड कर रहे होंगे, तो जरूरी नहीं होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हो, ठीक है। कुछ होते हैं मतलब कोलाइड तो सब हो रहे होंगे, उसमें एक पैटर्न होता है जो कि हम अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एक पैटर्न में उनका कोलिजन होना जरूरी होता है, जब वो उस पैटर्न में कोलाइड होते हैं मॉलिक्यूल्स तब जा करके वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अदरवाइज क्या होगा वहां पे वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इनइफेक्टिव में वही होता है, तभी लिखा है इनइफेक्टिव कोलिजन में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन में आपका प्रोडक्ट होता है, मतलब कि वहां पे तभी देखिए यहाँ पे चीज लिखी हुई है ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर। अभी हम बताएंगे कि एनर्जी बैरियर में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वैसे आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है। और ओरिएंटेशन में देखिए लिखा है कि मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक, कि अलाइनमेंट मॉलिक्यूल्स का बहुत जरूरी है। तो आपने ये चीज समझ ली, ठीक, कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। पहली बात तो रिएक्शन आपकी, अब थोड़ा सा मैं थ्योरी में समझाता हूँ, ये तो अभी हमने बात समझी कि कोलाइड होना जरूरी है, फिर जब कोलाइड होगा तो 2 तरह से होता है, इनइफेक्टिव, इफेक्टिव। इफेक्टिव वाले प्रोडक्ट देते हैं, इनइफेक्टिव वाले नहीं देते हैं, ठीक है। फिर उसमें कि इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, क्या, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। एनर्जी बैरियर क्या है कि वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी पजेस करना चाहिए, ओरिएंटेशन मतलब कि जो भी कोलिजन हो रहा है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ होना चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिव कोलिजन होता है और तब वो आपका प्रोडक्ट देता है। अभी थोड़ा सा हम इसको थ्योरी में समझते हैं चीज़ों को, जितना हो सके डीप में समझिए, आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट ही कहता है इसका कोलिजन थ्योरी में, कहता है जो रिएक्शन हो रही है वो कब अकर होगी, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक साथ एनकाउंटर होंगे। एक साथ एनकाउंटर मतलब एक साथ वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ कोलिजन में जाएंगे, तो इसको कहते हैं एनकाउंटर टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है, जितने भी कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो भी कोलिजन हो रहा है वो सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं इसलिए वो क्या होता है, केमिकल चेंज को प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्रैक्शन, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप पढ़ते हो थ्योरी, कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करता है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि वहाँ पे आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कुछ 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 आपस में क्या हो जाएंगे, एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कोलाइड होकर के वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे। हो सकता है उसमें 10 में से सिर्फ नंबर ऑफ फ्रैक्शन नंबर का मतलब कि उसमें से 10 में से सिर्फ मैं कह सकता हूँ 6 जो है मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ टकरा रहे हैं, और कुछ जो है वो इम्प्रॉपर वे में, तो जो इम्प्रॉपर वे में होंगे वो इनफेक्टिव कोलिजन दिखाएंगे। अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ें बता रहे हैं आप, तो इससे हम यहाँ से समझते हैं। ये देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है, जैसे ये एक के नीचे एक लगा है और ये बी सेम पैटर्न में लगे हुए हैं, तो जब ये सामने से आपस में टकराएंगे तो ये ए इस बी के साथ टकराएगा, ये ए इस बी के साथ टकराएगा, तो ये इस तरह का कुछ पैटर्न बना देगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कोलिजन है, ये हो गया प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया, ये ए इस बी से तो टकराएगा, बट ये वाला ए इस बी से नहीं टकरा पाएगा ना, जब नहीं टकरा पाएगा इसका मतलब कि वहां पे इनफेक्टिव कोलिजन होगा, वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है, या मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा ओरिएंट करके ऐसे ही लगाइए, ज़्यादा सही, ठीक है। मतलब कि सामने सामने कि इसका ए इसके बी से टकरा सके, इसका ए इसके बी से टकरा सके, ऐसा कुछ ओरिएंटेशन रहेगा, तब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहेगा और इफेक्टिव कोलिजन देगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपका इम्प्रॉपर रहेगा तो ये आपके प्रोडक्ट नहीं देते हैं। अब आई थिंक आपको चीज़ थोड़ा क्लियर हुई होगी कि कहने का मतलब क्या था इतनी देर में, ठीक है। अब फिर लास्ट एक पॉइंट था कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात क्या कर रहा है। देखिए अभी बताया कि रिएक्शन होने के लिए आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ा होगा, जब मैंने आपको
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब रिएक्शन होती है तो एक रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकल रही होती है तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक होती है रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है यानी वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब एंडोथर्मिक होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बात कहता है कि कोलिजन जो होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इफेक्टिवली होता है, इफेक्टिवली तभी होगा जब वो एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। उसने कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या करी, एक्वायर करी। एक्वायर होने के बाद फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हुए, तब जाकर के वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए वो अमाउंट की एनर्जी नहीं मिली, ठीक है, जितनी हमें चाहिए उतनी अमाउंट की एनर्जी नहीं मिली, तो वो क्या होगा, इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाएगा। हो सकेगा कुछ समय कोलाइड करेगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वहाँ कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो जब कोलिजन प्रॉपर वे में नहीं होगा तो फिर वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा हमें। सिंपल सी चीज़। तो वही जो हमें मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हो वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकें एक दूसरे के साथ, उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, अब हम कैसे पहचानेंगे कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन चाहिए होंगे, तो उसी के लिए दो चीज़ें आती है जो अभी हमने पढ़ा, एनर्जी बैरियर, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या, ओरिएंटेशन बैरियर। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। थोड़ा समझ लेते हैं एनर्जी बैरियर क्या होता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो कोलिजन हो रहा है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है जब तक वो एक डेफिनेट अमाउंट की, जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है उसको एक्वायर ना कर ले, तब तक वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, जिस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोलिजन जो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं उनके बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, वो इफेक्टिव तब होगा जब वो क्या कर रहा होगा, उस मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो कोलिजन हो रहा है दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वो आपका इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा कब, जब उसकी एनर्जी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या हो, या तो इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। उससे जब ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है, तभी वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो उससे हम यहाँ पे अभी बात समझते हैं। ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका डायग्राम है, इसमें जो ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ से समझते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है वो यही बैरियर को बता रहा है, एनर्जी बैरियर को। मतलब कि मान लीजिए हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, एक का T1 एक का T2 है, ठीक है, और दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं। तो ये दोनों तभी आपके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जब इनकी एनर्जी, ये है आपकी मिनिमम एनर्जी, अब इसी को पार करना है इनको। जितने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी किसके बराबर, इस एनर्जी के बराबर या इससे ज़्यादा होगी, जो इस लाइन को पास कर पाएंगे, इस बैरियर को पास कर पाएंगे, वही आपके क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जिनकी नहीं होगी, जो यहीं पे रह जाएंगे, तो वो फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बात कह रहा है कि जो कोलिजन हो रहा है दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच का वो इफेक्टिव होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जब उनकी एनर्जी, वो जब एनर्जी कितनी पजेस करेंगे, इसी एनर्जी बैरियर से या तो ज़्यादा या इसके बराबर करेंगे, तभी वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपकी आती है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और चीज़ एक छोटी सी लिखी हुई है कि स्मॉल 10 डिग्री राइज डबल्स द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ ये वही चीज़ मैंने अभी पीछे बताया। देखिए T1 और T2 में जो गैप बता रहे हैं यही बता रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, एक स्मॉल गैप होगा, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है, किस में पढ़ा था, वही जब हम टेम्परेचर के डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, केमिकल रेट जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसी में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी पे। देखिए ऐसे तो हम ये जो आपका इंक्रीज इन रिएक्शन रेट होता है टेम्परेचर के साथ, उसको और भी डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट क्योंकि ये जो मैं यूट्यूब पे आपको अभी लेक्चर्स दे रहा हूँ वो उतना देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, मतलब कि आपका समझ में आए टॉपिक और आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उसके लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप में अगर पढ़ना हो तो मैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें बहुत डीप में बताऊँगा। बट अभी के लिए आपके लिए चैप्टर क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे आप अपने बोर्ड्स के पेपर को कर सको उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखिए एक
थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आप जाओगे, वैसे अभी भी बड़ी ही क्लास में हो, एक ये वर्ड लिखा है ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ये बस एक तरह का इंटरमीडिएट होता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब आप कोई इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ते हो, SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि हमारा पहले हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो जनरेट करते हैं। मतलब एक तरह से पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, हमारे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है, ठीक है, ऐसे करके हमने पढ़ी है ना चीज़ें। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या हम कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। वही जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जो कुछ समय के लिए होता है, मतलब क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, क्योंकि वो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक हाई लेवल तक पहुंच जाता है, जो कि कुछ देर के लिए होती है, और जैसे ही क्या होता है उसकी एनर्जी वापस से लोअर डाउन होती है, तो वापस से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वही चीज़ यहाँ पे समझाई जाती है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट वही चीज़ होती है। क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं इसको। डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो एक्सेस एनर्जी होती है किसके पास, भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की होगी, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कुछ अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी वो क्या होंगे, आपके एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएंगे। देन उसके बाद क्या होगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे डाउन होगी, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सब जो ग्राफिकल मेथड होते हैं ना, ये आप ईजिली तब ज़्यादा समझते हो जब आपने कह सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। क्योंकि आपको दिख रहा है ई रिएक्टेंट लिख रहा है, फिर ई प्रोडक्ट लिख रहा है। आपने एंथैल्पी चेंज पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में, कि डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, जिसमें हमारी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो वो वहाँ पे आपको वैल्यू देता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। दिखा क्या रहे हैं, अगर ग्राफ से आप समझो, ये है पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट, और ये है आपका कोर्स ऑफ रिएक्शन। कि मतलब जब स्टार्ट होने वाली थी रिएक्शन, तब आपका क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, ठीक है। और उसने क्या करा, फिर कुछ अमाउंट की एनर्जी एक्वायर करी, तो उसने क्या किया, एक इस लेवल तक, ट्रांजिशन स्टेट तक वो पहुंच गया। मतलब उसने कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या करी होगी, एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है, और वो इस लेवल तक आया होगा। इस लेवल पे आया, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है। फिर कुछ टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आपका उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर कम हुई होगी, और देन उसने क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया होगा। आप थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप, है ना, वही चीज़। तो कहना हम ये चाहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जो एक्सेस एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक्वायर करेगा, जिससे कि वो उस एनर्जी बैरियर को, एनर्जी बैरियर कौन सा, जो अभी हमने पीछे थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा था, उस एनर्जी बैरियर को वो क्या कर सके, क्रॉस कर सके और प्रोडक्ट में बदल सके, ठीक है। तो वही है एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से समझते हैं क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी मे बी डिफाइंड एज दी एक्सेस एनर्जी, मतलब जो अमाउंट की एनर्जी उसके पास ज़्यादा, एक्सेस में जो एनर्जी होगी किसके पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, जिससे वो क्या कर सके, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। वही है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन का मतलब ही क्या है, आपको एक्टिवेट करना है मॉलिक्यूल को खुद, उसके पास खुद तो शुरू में तो कुछ होगी एनर्जी, है ना, मतलब जब कोर्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी रही होगी अपने पास, लेकिन आप और दे रहे हो उसको कि उस, जिससे वो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सके। अब आपने और एनर्जी दी, एनर्जी कौन सी दे रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, जिससे वो क्या हो रहा है, आपका एक लेवल तक, एक इंटरमीडिएट तक जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ से वापस से क्या होगी, वो एनर्जी जैसी लो होगी, तब उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने लिखी है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में आपकी जो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कम होती है, और स्लो रिएक्शंस में हाई आपका क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। यही क्या कहना चाह रहे हैं। और एक फॉर्मूला लिखा है मैंने कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसमें से हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको माइनस करते हैं। मतलब ये एक तरह का फॉर्मूला है। अभी इसके हम दो तरह के फॉर्मूले अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, और एक हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट मेथड से समझते हैं। दोनों के लिए अपना अपना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि एरिनियस इक्वेशन के बाद लगाया जाता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर रिएक्शन के पास अपनी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। जो वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की, वो क्या डिसाइड करती है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स के जो फ्रैक्शन होंगे उनको डिसाइड करेगा, जो इफेक्टिव होंगे। क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि जो भी कोलिजन होता है वो कितने इफेक्टिव होंगे, टोटल नंबर में से कुछ ही मतलब फ्रैक्शनल ही कुछ होंगे क्या, जो आपके कोलाइड करेंगे इफेक्टिवली, और बाकी बर्बाद हो जाएंगे, वो ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है
कि जो रिएक्शन हो रही है, हर एक रिएक्शन के पास अपना डेफिनेट वैल्यू की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और जो वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की वो डिसाइड करेगा, वो बताएगा कि कितने आपके कोलिजन इफेक्टिव हैं, ठीक है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी रिएक्शन की वो कम होती है, लो होती है, जो कि यहाँ की बात आती है अब, जब आपके एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल्स की, कम होती है, सॉरी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जब लो होती है, तो वहां पे आपको लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मतलब मान के चलिए अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब ये कहीं यहाँ कहीं होगी, इधर कहीं, ठीक है, इधर कहीं होगी, तो इजीली क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपके पार कर पाएंगे। और वही एक्टिवेशन एनर्जी को हम बढ़ा दें, कुछ यहाँ कहीं कर दें, इधर कहीं, तो क्या होगा, उतनी आपकी अमाउंट की एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी कि वो क्या कर सके, मतलब उतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी आपको ज़्यादा चाहिए होगी कि वो इसको क्रॉस कर सके। तो सिंपल से ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक, कि जब आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, किस में लो होगी, फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वहाँ पे आपको रिएक्शन फास्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन जिनके पास हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो स्लो रेट दिखाएंगे, और वहां पे आपकी क्या होगी, फिर उधर फास्ट हो रही थी रिएक्शन तो यहाँ पे स्लो हो जाएगी रिएक्शन। बस इतना ही चीज आपको यहाँ पे समझनी होती है, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब जो मैं बात कर रहा था, वैसे मैंने बता दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक तरह का बस समझने की छोटी सी बात होती है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक तरह की इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं बता सकता हूँ कि एक तरह की क्या है, इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एक मैक्सिमम लेवल तक आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं लाइन ऐसे बोल देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन किसके करस्पॉन्डेंस में, पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डेंस में, ठीक है, सिस्टम की। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। अगर डीप में थोड़ा सा जाना चाहें तो डीप में भी मैं बता सकता हूँ, फिर लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको और समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है। तो मैंने जैसे कि भी बताया कि एक अनस्टेबल और टेम्पररी अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जो कि एनर्जी पॉइंट के पीक पे बनते हैं, मतलब यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। बैटरी लो गई, कोई नहीं। तो क्या बोला मैंने कि आपके एक अनस्टेबल और टेम्पररी अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जो कि एनर्जी पॉइंट के कहाँ पे बनते हैं, पीक पे बनते हैं, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें आपके पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब एक साथ आपको क्या होगा, नए बॉन्ड बनते हुए भी दिखेंगे और पुराने बॉन्ड टूटते हुए दिखेंगे, तो वो यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कोई एक डांस पार्टनर है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पार्टनर ए है जो पार्टनर बी के साथ है और दूसरा पार्टनर सी डी के साथ है, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई डांस करते करते हमें क्या करना है, एक दूसरे को स्वैप करना है, ठीक है। मतलब बी वाला डी के साथ चला जाए, सी वाला ए के साथ चला जाए, कुछ ऐसे। तो एक ऑकवर्ड मूवमेंट बनेगा बीच में, एक मिडिल में ऐसा होगा कि ए बी सी डी चारों क्या होंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े होंगे जो बीच में आएंगे, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, या हम कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बाद में फिर क्या होगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, मतलब बी वाला ए से हट करके डी के साथ चला जाएगा, सी वाला ए के साथ चला जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये जाकर के क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इस तरह से होता है आपका एक तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की मीनिंग, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं कि क्या है। अब बात आती है एरिनियस इक्वेशन पे, ठीक है। एरिनियस इक्वेशन क्या होती है, वैसे तो और भी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूँगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से पूरा एक अलग से एक वीडियो बना दूँ ये होता क्या है, बट आई थिंक इतने में ही आपका काम हो जाना चाहिए। तो देखिए एरिनियस इक्वेशन मेनली आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होती है, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ये जो पार्ट है पूरा इसको क्या बोलते हैं, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो, या तो बराबर हो या तो ज़्यादा हो। अभी वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 10 लिए हैं, 10 में से क्या हो रहे हैं, हमारे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या बराबर है, तो वही क्या होंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी के ये फ्रैक्शन से आप परेशान मत होइएगा, फ्रैक्शन मतलब यही होता है कि टोटल में से कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, जिनके पास एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या इक्वल होगी, तभी वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे वही वैल्यू आती है उसी एनर्जी की। तो ये आपका ये हो गया। ए क्या है आपका, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है। हर सेकंड पर लीटर पे कितने
कोलिजन्स होंगे, मतलब पर सेकंड पर लीटर पे कितने यहाँ पे कोलिजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका पता है कि कोलिजन्स या तो किसमें, सॉलिड में तो होता ही नहीं है, ठीक है, या तो गैसेस में आपको कोलिजन देखने को मिलता है, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में होते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल में कोलिजन देखने को मिलेगा। तो वही तरह से कि कोलिजन पर सेकंड पर लीटर कितना होता है, उसके फैक्टर को कौन बताता है, ए बताता है। के आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, जो कि टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, ठीक है। इसको पहली बार एनिनियस इक्वेशन को दिया किसने था, ये स्वांटे एरिनियस थे, 1889 में उन्होंने ये दिया था, ठीक है, जिससे कि आप बता सकते हो कि रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ई ए आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपको पता होता है गैस कांस्टेंट होता है, टी आपका टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। तो ये एक बेसिक सी क्या है आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब एक आता है कि ये एक आई आपकी इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मार्क करिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टेम्परेचर फॉर्मूले का क्या है, एक तरह से डेरिवेशन है, टू टेम्परेचर फॉर्मूला कहते हैं इसको, कह सकते हैं, कहते तो नहीं है बट कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पहला स्टेप क्या, देखिए पहला स्टेप तो वही है, ये जो आपने पीछे लिखा था क्या, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, देखिए के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब इसमें हमने क्या किया, नेचुरल लॉग लिया, मतलब दोनों तरफ लॉग लिया हमने। लॉग लेने से क्या होता है, जो ऊपर पावर होती है ये जस्ट उतर आती है नीचे इतना से, इतना आपको समझना होता है, ठीक है। लॉग की प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। जब लॉग आप लगाते हो, पहली बात तो जो भी इक्वल के इधर करते हैं आप, इक्वल के उधर भी आपको करना पड़ता है। तो आपने जैसे लॉग इधर लिया तो लॉग इधर लेंगे, तो जो पावर में एक्सपोनेंशियल पावर में होता है वो जस्ट क्या होता है, नीचे उतर आता है। तो लिमिट या कह सकते हो लॉग ए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस का ई ए अपॉन आर टी जो था वो नीचे उतर आया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम इसको बेस 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब बेस 10 में बदलना होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होता है, ये बेस ई होता है, जब कुछ नहीं लगा होता है तो वहाँ बेस ई लगा होता है, तो उसको बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ बेस 10 में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो जा करके आपकी क्या होगी, ये इक्वेशन बनेगी, लॉग बेस 10 के बराबर माइनस का ई ए अपॉन में आर टी तो था ही, ठीक है। तो आपका एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है, अच्छा समझते हैं कैसे बात क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप इसको पूरा ब्रैकेट में रखो, है ना, और फिर 2.303 से आर टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इसमें 2.303 आर टी, सॉरी 2.303 सिर्फ 2.303 ln a बनेगा, ये माइनस का 2.303 ई ए बाय आर टी बनेगा, और इधर भी 2.303 ln k, ln की जगह क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 हो जाएगा। तो अगर हम देखें लॉग बेस 10, हाँ ठीक है, ये तो चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये लॉग बेस 10 बनेगा तभी तो 2.303 इसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या आता है। अभी क्या बताया मैंने कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना, तो इस पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जिस पे लिमिट होता है आपका, है ना, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, 2.303 मल्टीप्लाई होता है, ये क्योंकि लिमिट ये ln बेस ई होता है, इसी को सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है, इस पे नहीं लगा है ln, तो यहाँ पे आपका 2.303 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इन दोनों पे सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के बन जाएगा, और 2.303 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, फिर बराबर में 2.303 लॉग बेस 10 ए बनेगा, फिर माइनस का ये सिर्फ एज इट इज उतरेगा। फिर क्या करा हमने, अब डिवाइड करना है हमें, हम क्या करेंगे 2.303 से फिर पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ लॉग बेस 10 के बचेगा, ये लॉग बेस 10 ए बचेगा, इसमें क्या हो जाएगा 2.303 क्या हो जाएगा आपका नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर से बता देता हूँ एक बार, पहले हमने क्या बोला, इसको चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, तो 2.303 इधर आएगा, 2.303 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ln नहीं लगा हुआ है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2.303 से फिर से, तो ये लॉग बेस 10 सिर्फ के बचेगा, लॉग बेस 10 ए बचेगा, इसमें क्योंकि हमने 2.303 मल्टीप्लाई नहीं किया था तो जो डिवाइड करा हमने नेक्स्ट स्टेप में वो नीचे यहाँ पे उतर आएगा आपका। आई होप अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये एक जनरल इक्वेशन बनी। अब अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लेंगे तो जहाँ के है वहाँ पे रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे T1 और T2 आ जाएगा, जहाँ के है वहाँ पे K1 K2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
एट T1 फ्रॉम इक्वेशन T2, फ्रॉम इक्वेशन एट T2, मतलब एक हमने T1 के लिए बना लेंगे, एक हम T2 के लिए बनाएंगे, और T1 को T2 से क्या कर देंगे, एक तरह से माइनस करेंगे, तब जाकर के आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने किया है, डेरिवेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं ग्राफिकली पे। ठीक है, ग्राफिकली हम देखें तो ये हमारा क्या है, log बेस 10 के बराबर माइनस का EA अपॉन 2.303 R, जो T था हमने उसको अलग कर लिया, 1/T के फॉर्म में लिख लिया। बस किस लिए किया हमने, जिससे हम इस ये y इक्वल टू mx प्लस जो स्लोप का फॉर्मूला होता है उससे हम क्या कर सकें, इसको कंपेयर कर सके, तो इसलिए हमने क्या किया, T को अलग से करके थोड़ा सा लिख लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y बराबर mx प्लस c बन रहा है ना। y कहाँ पे बनता है आपका, y हमेशा इधर आपका बनता है, y एक्सेस एक तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक, c तो कांस्टेंट होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। x एक्सेस पे हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, माइनस का EA अपॉन 2.303 R बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्राफिकली में आपका फॉर्मूला क्या बनता है। ग्राफिकल मैथड से अगर आप क्या निकालना चाह रहे हो, किस लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कर रहे हो ना, तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना तो आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो। या तो आप ग्राफिकल मेथड का जो दिया गया है माइनस का EA अपॉन 2.303 R, इससे कैलकुलेट कर सकते हो, या आपका क्या होता है, मैंने बताया रेट कांस्टेंट का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, जो कि आपका बनता है, यहाँ पे नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, मॉलिक्युलैरिटी आ गया, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, ये जो है, ये वाला जो बना है, यही आपका क्या होता है, ये आपका रेट कांस्टेंट प्रोसेस है, मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट के लिए होता है। मतलब अगर आपको दो टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हों और कह रहा हो आप बताइए एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के बताइए, तो जो दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए होंगे और दो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई होंगी, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, आपको क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। और ग्राफिकल से समझना है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, इतनी चीज़ें आप करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं रील्स में अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं अभी रील्स, मेरा जो इंस्टा पेज है आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं अपलोड करूँगा अभी, वो आप वहाँ पे देख के लगाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया। ठीक है, बाकी इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्युलैरिटी जो बचा है, मॉलिक्युलैरिटी मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं अब रेगुलर रहूँ, और उसके बाद फिर आपका कैटालिसिस बचेगा, बस काम खत्म, उसके बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियोस क्लियर हो रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।